हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है। जल्दी से आज की क्लास को शुरू करेंगे। द हिंदू की जगह एक स्पेशल सेशन करने वाले हैं। एसएससी बैंकिंग के मेंस का कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेंस में जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, लेंथी वाले, डिफिकल्ट वाले, उनको कैसे सॉल्व करना है इस क्लास में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा सा और मुश्किल बना दिया है हर क्वेश्चन को मैंने। आपके सारे जो ऑप्शंस है ना वो मैंने यहाँ से उड़ा दिए हैं। बिना ऑप्शंस के अब इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा और मुश्किल आपके लिए जो है बन जाएगा, लेकिन ठीक है, जितना मुश्किल यहाँ सॉल्व कर लोगे उतना इजी आपको पेपर में लगने वाला है। चलिए शुरू करें। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना क्लास को। पेड कोर्स वाली क्लास है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लाइक्स मिलेंगे जरूर से और क्लासेस भी लाने की कोशिश करूंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोथ ज्यूरिख एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन आर द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट इन द कंट्री। साथ साथ पढ़ते जाओ, है ना। चारों सेंटेंसेस को पढ़ना है और फिर इनको सही ऑर्डर में लाना है। पहले सी आएगा, पहले डी आएगा, पहले ए आएगा या उसके बाद में कौन सा आएगा। कह रहे दोनों ही, ज्यूरिख एयरपोर्ट और ज्यूरिख का रेलवे स्टेशन, वो क्या है, वो सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट जो हैं कंट्री के अंदर हैं इन द कंट्री। मुझे बताओ, ज्यूरिख का एयरपोर्ट और ज्यूरिख का रेलवे स्टेशन जिसको सबसे बड़ा बताया गया है और सबसे बिजी बताया गया है, किस कंट्री में सबसे बड़ा और सबसे बिजी बताया गया है? द कंट्री में। अब द कंट्री कौन सी है? मतलब ये है कि किसी कंट्री की यहाँ पे बात की गई है और फिर उस कंट्री की बात करने के बाद में ज्यूरिख के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की बात की जा रही है। तो ये सेंटेंस जो है ना, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं है। इससे पहले कोई और सेंटेंस आ चुके हैं, उसके बाद में इस सेंटेंस को उनसे कनेक्ट हमें करना पड़ेगा। अब सेकंड देख लो। ड्यू टू दिस ज्यूरिख इज अ हब फॉर रेलवेज, रोड्स एंड एयर ट्रैफिक। कह रहा है इसी वजह से ज्यूरिख एक हब है रेलवे के, रोड के और एयर के ट्रैफिक का। हब का मतलब होता है सेंटर पॉइंट, जहां से सब चीजें निकलती हैं, है ना, हब उसको बोलते हैं। अब देखो किस वजह से, बात आ रही है समझ में। पहले तो वजह बताओगे और फिर बोलोगे ड्यू टू दिस दिस हैज हैपेंड। टेक्निकली ये सेंटेंस लॉजिकली हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन पा रहा। मैं तो ये ढूंढ रहा हूं इन चारों में से पहला सेंटेंस कौन सा बनेगा। ना तो ये बन पा रहा, ना ये बन पा रहा। सेंटेंस में पढ़ता जा रहा हूं। अब तीसरा देख लो। द म्यूनिसिपैलिटी हैज अप्रोक्सीमेटली 4 लाख इनहेबिटेंट्स। द अर्बन agglomeration 1.315 million and the Zurich metropolitan area 1.83 million। कह रहे जो म्यूनिसिपालिटी है ना, ये जो खास नगर पालिका है, इसके लगभग 4 लाख इनहेबिटेंट्स हैं। इनहेबिटेंट का मतलब होता है लोकल रहने वाले बाशिंदे, किसी भी एरिया के सिटीजन्स, निवासी। तो इस म्यूनिसिपालिटी के लगभग 4 लाख लोग हैं म्यूनिसिपालिटी एरिया के अंदर। अर्बन अग्लोमरेशन ले लेंगे। अग्लोमरेशन का मतलब होता है ग्रुप। जैसे एक शहर है, बीच में सेंटर है, उस शहर के आसपास छोटे छोटे जो है कस्बे होंगे, है ना, तालुकाएं होंगी, कस्बे होंगे, तहसील होंगी, वो सब के सब अर्बन अग्लोमरेशन बन जाएंगे। तो अगर पूरे शहर की बात करें तो 1.315 मिलियन जो है लोग रहते हैं, लगभग 13 लाख। और अगर ज्यूरिख मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करें, ये और बड़ा एरिया हो गया, उसमें 1.83 रहते हैं। क्या देख करके लग रहा है आपको फर्स्ट सेंटेंस है ये? क्या मतलब हुआ इस बात को बताने से? क्या बात इस सेंटेंस से शुरू की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती। देख के तो नहीं लग रहा। अब चौथा देख लो। कह रहे ज्यूरिख इज द लार्जेस्ट सिटी इन स्विट्जरलैंड, लोकेटेड इन नॉर्थ सेंट्रल स्विट्जरलैंड एट द नॉर्थ वेस्टर्न टिप ऑफ लेक ज्यूरिख। इट इज वन ऑफ द डेंसेस्ट एरियाज। कह रहे जो ज्यूरिख है वो सबसे बड़ी सिटी है स्विट्जरलैंड की। देखो देश का नाम आ गया यहाँ पे, बस यही तो आपको चाहिए था। कह रहे ज्यूरिख सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा शहर है स्विट्जरलैंड का, और जो लोकेटेड है और कहाँ पे, नॉर्थ सेंट्रल स्विट्जरलैंड में, और कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न टिप पे, उत्तरी पश्चिमी सिरे पे ज्यूरिख नाम की लेक के। और कह रहा है ये सबसे डेंसेस्ट एरियाज में से एक है स्विट्जरलैंड के अंदर, सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है। देख रहे हो, सेंटेंस देखते ही पता लग रहा है ये फर्स्ट सेंटेंस बन रहा है, एक आइडिया को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि ज्यूरिख कौन है, कहाँ है, कैसे बसा है और किस प्रकार का है। डी आपका फर्स्ट सेंटेंस बनेगा। अब जैसे ही फर्स्ट मिल गया ना, बाकी के सेंटेंसेस को फर्स्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करो। देखो यहां बोल रहा है ज्यूरिख एक इस प्रकार का एरिया है और इस तरह से बसा हुआ है लेक ज्यूरिख के आसपास, और सबसे ज्यादा घनी आबादी का है। और सी वाले में आपको घनी आबादी के बारे में और इंडिकेशन दिए गए हैं। कह रहा है इसकी आबादी इतनी घनी है कि इसमें 4 लाख लोग अंदर रहते हैं, 1.3 मिलियन उसके बाहर रहते हैं, और 1.83 कुल मिलाकर के रहते हैं।
आ रही ना बात समझ में? अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था जूरिक को स्विट्जरलैंड के अंदर, तो यहाँ पे जूरिक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, घनी आबादी जो है डेंसेस्ट एरियाज को और आगे कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन बताई गई है। डी के बिल्कुल बाद में आएगा सी। अब कह रहा है जी बिल्कुल इसी वजह से, इतनी आबादी की वजह से, ड्यू टू दिस, समझ पा रहे हो ना भाई, इसी वजह से, इतनी आबादी की वजह से ये एक हब है इन सभी चीज़ों का। उल्टा बन गया पूरा का पूरा जो ऑर्डर है, ये बन गया फर्स्ट, ये बन गया सेकंड, ये बन गया थर्ड। और देखो यहाँ पे एयर ट्रैफिक की बात हुई है, एक हब होने की बात हुई है, और एक रेलवेज की बात हुई है, तो वहाँ चौथे में क्या बता रहा है? कह रहा है दोनों ही रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जो हैं सबसे बड़े और सबसे बिजिएस्ट है कंट्री के अंदर। आ रही बात समझ में? यहाँ पे बोला ये हब है, और किस वजह से है? घनी आबादी की वजह से है। घनी आबादी क्यों है? क्योंकि ये लेक जूरिक के किनारे पे और सबसे ज़्यादा डेंस बसा हुआ है। कह रहे इसलिए हब होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो है बिजिएस्ट और लार्जेस्ट एयरपोर्ट और जो है रेलवे स्टेशन है पूरी कंट्री में जूरिक के। तो इस तरीके से डी, सी, बी, ए आपका आंसर बनेगा। बिल्कुल लॉजिक से चलना है इन क्वेश्चंस में। 90% केसेस में आपका लॉजिक काम आ जाएगा, मतलब लॉजिक से 10-12 सेकंड में आंसर निकल आएगा। बहुत ही कम केसेस ऐसे होंगे जहां पे लॉजिक फेल होगा, आपके एक से ज़्यादा आंसर निकलेंगे, वहां पे आपको अपने ऑप्शंस को यूज करना है। ठीक है, तो डी, सी, बी आपका आंसर बन गया। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसी जो है क्वेश्चन में, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। लेक, एक जूरिक लेक जो है इसका नाम दिया गया है, और लेक्स के नाम के आगे कभी भी द को नहीं लगाया जाता। याद है ना वो फॉर्मूला? कभी भी कोई नदी हो, समंदर हो, दरिया हो, कैनाल हो, इन सब के आगे द लगाओगे। द पैसिफिक ओशियन, द गंजिस रिवर, द यमुना रिवर, द नाइल रिवर, है ना, या द पनामा कैनाल। लेकिन लेक है ना, लेक जूरिक, लेक बैकाल, लेक सांबर, इनके आगे कभी भी द नहीं लगता। इनको छोड़ के हर वाटर बॉडी के आगे आपको द लगाना होता है। तो वो कॉन्सेप्ट याद रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसी तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे। ये क्लास आपको बता देते हैं अपने एसएससी बैंक के कोर्स का पार्ट है। ये कोर्सेज आपको मिलेंगे अपनी एप्लीकेशन पे, आज ही डाउनलोड कर लेना, YIT योर इंग्लिश ट्यूटर। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा हुआ है फर्स्ट कमेंट में। एसएससी और बैंक के कोर्सेज में इसी तरीके से, अब देखो ये प्रैक्टिस कोर्स है, सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप अभी कर रहे हो। रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, वीडियोज इनमें डाल दी गई है, नई वीडियोज अपडेट करता रहता हूं साथ साथ में, है ना। तो इसी तरीके से कोर्स को ज्वाइन करना है कि आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, साथ में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। पहले मॉक टेस्ट देख करके देख लो, और फिर अपने लेक्चर देख करके अपनी अप्रोच को थोड़ा सा सुधारो। एसएससी का कोर्स, बैंकिंग का कोर्स दोनों ले सकते हो, ऐप पे रखे हुए हैं। कोड लगाना है आज आपको स्टडी वेल, जैसे ही कोड लगाओगे 444 में दोनों कोर्सेज 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिल जाएंगे। साथ ही आपको इस पे ऐप पे मिल जाता है राइटिंग स्किल्स का कोर्स, यूपीएससी, स्टेट पीएससी वालों के लिए। आंसर राइटिंग सीखना हो, एसे, प्रेसी, समरी, कुछ भी सीखना हो, इस जो है कोर्स में 70 से 80 घंटे में आपको सिखाया गया है। ठीक है, तो इसका फायदा भी ले सकते हैं इस कोड को यूज करके। कोई भी क्वेरी ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है टीम का, आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करोगे तो टीम से आपकी बात हो जाएगी। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़ लो पहले आराम से, शांति से पढ़ो इसको, एक एक करके सेंटेंस पढ़ते जाओ और देखते जाओ पहला सेंटेंस कौन सा बन सकता है और कौन सा किससे कनेक्ट हो सकता है। कह रहे जी, देयर आर क्लेम्स दैट अ फिजेट स्पिनर कैन हेल्प काम डाउन people who have anxiety and other neurological disorders like ADHD and autism। कह रहे ऐसे क्लेम्स हैं, ऐसे दावे हैं कि जो एक फिजेट स्पिनर होता है, फिजेट स्पिनर क्या होता है? एक अंग्रेजों का खिलौना है, उसको गोल गोल घुमाए जाओ, आपका टाइम पास हो जाएगा, है ना, कुछ सोच रहे हो उसको घुमा लो, स्पिन करते रहते हैं उसको फिजेट की तरह। तो कह रहे हैं कि ये जो खिलौना है, नेट पे देखोगे आपको मिल जाएगा अमेजोन पे। कह रहे हैं जो अंग्रेजों का खिलौना है फिजेट स्पिनर, ये आपको मदद कर सकता है काम डाउन होने में, शांत होने में, पीपल को, लोगों को। और कौन से लोग? जो लोग एंजाइटी रखते हैं, परेशानी रखते हैं, जो लोग चिंता करते हैं, और दूसरे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनको, दूसरी दिमागी बीमारियां हैं न्यूरॉन्स की, जैसे कि कौन कौन सी बीमारियां हैं? ADHD एंड ऑटिज्म। ADHD के अंदर आपका अटेंशन सिंड्रोम होता है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, आप बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं कर पाते हो किसी भी चीज़ पे। ऑटिज्म के अंदर आप मंद बुद्धि होते हो, उम्र के साथ में आपका दिमाग जो है डेवलप नहीं करता। तो ऐसे क्लेम्स हमें मिले हैं। देखो ये सेंटेंस होने को फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, यहाँ पे एक नए आइडिया को आपसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब मैं बाकी के सेंटेंस पढ़ूंगा और देखूंगा क्या इससे बेहतर कोई फर्स्ट सेंटेंस का दावेदार है। सेकंड सेंटेंस, इट इज मेड फ्रॉम मेटल और प्लास्टिक डिजाइन टू स्पिन अलोंग इट्स एक्सिस विद लिटिल एफर्ट। यहाँ पे बीच में स्पेस लग गया, इसको हटा देना।
अब देखो इसी की बात कर रहा है, 8 लगा के बता रहा है फिजेट स्पिनर के लिए। ये बना होता है मेटल से या प्लास्टिक से, और जो डिजाइन होता है स्पिन करने के लिए अपने एक्सिस के जो चारों तरफ, अपनी धुरी के चारों तरफ बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ में। तो बस एक गोल सा खिलौना होता है, उसको उसकी धुरी पे आप उसको घुमाए जाओ, बस हल्का सा हाथ लगाओगे वो घूमने लग जाएगा। तो ये फिजेट स्पिनर की संरचना के बारे में, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बता रहा है। ऑफ कोर्स ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, इसमें इट आ चुका है, इट आया है फिजेट स्पिनर के लिए। पहले फिजेट स्पिनर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद इस सेंटेंस का कुछ मीनिंग निकलेगा। करेजी द टॉय हैज बीन प्रमोटेड एज हेल्पिंग पीपल हु हैव ट्रबल फोकसिंग। कह रहे जो खास खिलौना है द टॉय, देख रहे हो पहले टॉय को कहीं पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद द टॉय लिखोगे। कह रहे जो खास खिलौना है, पहले खिलौने को कहीं इंट्रोड्यूस कर दोगे, फिर उसके बाद लिखोगे ये जो खास खिलौना है इसको प्रमोट किया गया है। और कैसे कि ये हेल्प करने वाला है पीपल को, वो पीपल जिनको ट्रबल होती है फोकस करने में, अपना जो है फोकस लगाने में जिनको दिक्कत होती है, या फिर उनको जो फिजेट करते हैं। फिजेट करना मतलब अपने हाथ पांव हिलाना, ऐसे ही किसी भी चीज़ में उंगली डाल ली उसको हिलाने लग गए, चाबी में उंगली डाल ली चाबी को घुमाने लग गए, है ना। ऐसे लोग जो हाथ पांव बहुत हिलाते हैं रिलीव करने के लिए अपनी नर्वस एनर्जी को, अपनी नर्वसनेस को, अपनी एंग्जाइटी को, अपनी चिंता को, या अपनी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को, अपनी मनोवैज्ञानिक तनाव को, तो ऐसा भी ये प्रमोट किया जाता है इस तरह से। अब देख लो ए और ए कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, यहां पे ऐसा दावा है और इस खिलौने को यहां प्रमोट किया जाता है। बात आ रही है समझ में? ए और सी आपस में एक जैसी ही बात कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए फिजेट स्पिनर को इस्तेमाल करने की। अब पढ़ेंगे डी को। कह रहा है जी फिजेट स्पिनर इज ए टॉय दैट कंसिस्ट ऑफ अ बॉल बेरिंग इन द सेंटर ऑफ अ मल्टी लॉब्ड फ्लैट स्ट्रक्चर। कह रहे फिजेट स्पिनर एक टॉय है, खिलौना है जो मिल करके बना होता है, कंसिस्ट ऑफ करता है एक बॉल बेरिंग को। बॉल बेरिंग आप जानते हैं, बेरिंग मतलब गोलियां, और बॉल गोल गोल गोलियां, है ना। और कहाँ पे? सेंटर में एक मल्टी लॉब्ड फ्लैट स्ट्रक्चर के। अब इसमें ज़्यादा घुसना नहीं है, सिर्फ आपसे संरचना बता रहा है कि ये खिलौना होता है और किस प्रकार का होता है। आगे बात समझ में? देखो बी में भी संरचना बताई गई है, डी में भी संरचना बताई गई है। मुझे पूरे लॉजिक से बताओ दोनों में से पहला सेंटेंस किसको बनाऊं? ऑफ कोर्स सर डी को बनाऊंगा। डी में मैंने एक आइडिया को, एक टॉय को इंट्रोड्यूस कर दिया, और बी में इट लगा के बता दिया इसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर कैसी होती है। आ रही ना बात समझ में? पहले तो जो चीज़ को इंट्रोड्यूस करना है उसको इंट्रोड्यूस करो, फिर इट लगा के बता दो भाई ये चीज़ कैसे काम करती है। इट वाला सेंटेंस पहला सेंटेंस नहीं होगा, पहले सेंटेंस में पूरा नाम आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे फिजेट स्पिनर आपका फर्स्ट सेंटेंस बनेगा, इसमें आपको फिजेट स्पिनर के बारे में बताया गया है। बी आपका सेकंड स्टैंडर्ड जो है बनेगा, इसमें इसकी डिटेल स्ट्रक्चर आपको दी गई है। अब बचा ए और सी, इन दोनों को तीसरे और चौथे में हमें ढालना है। मुझे बताओ ए और सी में से दोनों में मैसेज तो एक ही दिया गया है, इसमें बताया गया कौन कौन सी बीमारियों के लिए इसका इलाज किया जाता है ना, कौन सी बीमारियों के लिए इसका इलाज होने का क्लेम है, और इसमें इसको प्रमोट किया जाता है उन लोगों के लिए जिनको इस प्रकार की प्रॉब्लम्स है। देखो सी को थर्ड सेंटेंस बनाना चाहिए। ये एक खिलौना है, ये इस प्रकार से बना गया है, और ये खिलौना प्रमोट किया जाता है। आई बात समझ में? प्रमोट किया जाता है, लोगों को ये मदद करता है फोकस करने में, जो अपने हाथ पांव बहुत हिलाते हैं अपनी स्ट्रेस को रिलीव करने में। फिर ए में आप बताओगे ऐसे भी क्लेम्स हैं कि फिजेट स्पिनर जो है इन बीमारियों को हटा सकता है, या इन बीमारियों को सॉल्व करने में, ट्रीट करने में मदद कर सकता है। देख लो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ट्रिकी है। अगर आप थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लें तो हो सकता है ये पहला लगे आपको, ये दूसरा लगे, ये तीसरा लगे, और ये चौथा लगे। और मैं इसके लिए बिल्कुल मना नहीं बोल रहा हूं, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचो तो पहले प्रमोट किया जा रहा है, फिर इसके बारे में क्लेम आ रहे हैं, ये भी तो सही बैठ रहा है ना। तो हो सकता है 1 2 और ये 3 और फिर ये 4 बन जाए। ऐसे केस में आपको अपने आंसर्स देखने हैं। मेरे हिसाब से दोनों ही आंसर सही हैं। सही आंसर जो दिया गया है उसमें ये वाला दिया गया है 1 2 3 4, है ना। ये वाला दूसरा वाला आंसर है ही नहीं, इसको बनाया ही नहीं गया, आंसर थर्ड में रखा ही नहीं गया। तो उस हिसाब से मेरा आंसर बन जाएगा डी बी सी ए। बात आ गई समझ में? जहां भी कंफ्यूजन हो आंसर जो है देख करके अपनी कंफ्यूजन को दूर कर लेना है। हो सकता है जो 2 आंसर आप बना रहे हो उनमें से एक आंसर आपके जो है ऑल्टरनेटिव्स में से दिया ही ना हुआ हो। नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन था पिछले वाला, अब जल्दी से इसको सॉल्व करो, पहले पढ़ो खुद से। कह रहे पार्ट्स ऑफ वेनिस आर रिनाउंड फॉर द ब्यूटी ऑफ देयर सेटिंग्स, देयर आर्किटेक्चर एंड आर्टवर्क।
कह रहा है कुछ हिस्से हैं वेनिस नाम के शहर के, वो जाने जाते हैं अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी सुंदरता के लिए, और किस चीज़ की, अपनी सेटिंग्स की, अपनी सीनरीज की, अपने आर्किटेक्चर की और अपने आर्ट वर्क की। तो इस तरीके से वेनिस के कुछ हिस्से अपनी ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। ये सेंटेंस सर फर्स्ट सेंटेंस कभी नहीं बनेगा, कतई नहीं बनेगा। वेनिस कौन है, कहाँ है, क्यों है, पहले तो ये बताओ ना, फिर बताओ वेनिस के कुछ पार्ट्स हैं जो बड़े अच्छे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, है ना। तो पहले वेनिस को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। अब आ जाओ सेकंड पे। वेनिस द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न इटलीज वेनेटो रीजन, built on more than 100 small islands in a lagoon in a Adriatic Sea। कह रहे वेनिस जो है ना, जो कैपिटल है इस रीजन की इटली के, ये बिल्ट था, यहाँ पे इज आना चाहिए है ना, इज बिल्ट, ये बिल्ट है 100 से ज़्यादा स्मॉल आइलैंड्स पे एक लगून के अंदर, एक छोटी सी झील के अंदर, एड्रियाटिक सी के अंदर। लगून क्या होती है, झील भी होती है, समंदर बीच का सा होता है, दोनों के ऐसा समझ लो है ना। तो एक झील समुंदर जैसा है, उसके एड्रियाटिक सी के अंदर, उसमें जो वेनिस बसा हुआ है। देखो ये सेंटेंस पहला सेंटेंस बनेगा, वेनिस को आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब देख लो थर्ड सेंटेंस, ये कहाँ पे आ रहा है। इट हैज नो रोड्स जस्ट कैनाल्स इंक्लूडिंग द ग्रैंड कैनाल थ्रोफेयर लाइंड विद द रेनेसांस एंड गोथिक पैलेसेस। कह रहे इसमें कोई सड़कें नहीं है शहर में, सिर्फ इसमें है तालाब या इसमें है नहरें, जिसमें शामिल है ये वाली नहर ग्रैंड कैनाल थ्रोफेयर। और कह रहे ये लाइंड विद किसके साथ है, किस लाइन पे बने हुए हैं सारे के सारे, पुनर्जागरण और गोथिक पैलेसेस जो हैं, ऐसे पैलेसेस, ऐसे महल जो पुनर्जागरण से, रेनेसांस से और गोथिक कल्चर से प्रभावित है। ज़्यादा अंदर मत घुसो, सिर्फ बताया गया वेनिस की संरचना कैसी है, वेनिस किस तरह से, क्या ज्योग्राफिकल उसका जो है फीचर्स है ना। ये तो फर्स्ट बन जाएगा, ये सेकंड बनता हुआ मुझे दिख रहा है, इट लगा हुआ है, वेनिस से कनेक्ट हो जाएगा सीधे ही। अब थर्ड देख लो, द लगून एंड अ पार्ट ऑफ सिटी आर लिस्टेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कह रहे जो लगून है, कौन सी लगून, ये लगून है एड्रियाटिक सी में जिसमें वेनिस बसा हुआ है, उसी लगून की बात हो रही है। कह रहे जो झील जैसा तालाब है और उसका जो सिटी का एक पार्ट है, ये लिस्ट किए गए हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे। एक बार यहाँ पे पोज लो और चारों अपने दिमाग में बैठो, बिठाने की कोशिश करो, बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे। सही ऑर्डर मेरे हिसाब से जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनका बैठ जाएगा। देखो जी, पहला बनेगा वेनिस को इंट्रोड्यूस करने वाला, दूसरा बनेगा वेनिस की ज्योग्राफिकल फीचर्स वाला, इसमें कोई रोड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें कैनाल्स हैं, नहरें हैं। तीसरा बनेगा लगून का कुछ हिस्सा और कुछ जो वेनिस का कुछ हिस्सा और कुछ जो इसकी लगून है वो सब के सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और चौथा बनेगा इन्हीं हिस्सों में से कुछ हिस्से बहुत रिनाउंड हैं, बहुत जाने जाते हैं अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी सेटिंग्स, आर्किटेक्चर और वर्ड जो आर्टवर्क की। आ रही ना बात समझ में। यहाँ पे कुछ हिस्सों की बात होगी, हिस्सों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है और इन्हीं में से कुछ हिस्से जाने माने हैं, पार्ट्स ऑफ वेनिस आर रिनॉन फॉर देयर ब्यूटी, है ना। इस तरीके से BCDA ये आपका आंसर बनेंगे। चलिए बढ़े नेक्स्ट पे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, घबराने से कुछ होगा नहीं, सीख लोगे अगर थोड़ा सा दिमाग खोल के कोशिश करोगे फोकस करने की। यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, यहाँ पे गलतियां कर लो जितनी कर सकते हो, ताकि पेपर में गलती और प्रैक्टिस दोनों करने का आपके पास जरूरत ना हो, है ना। सीधे सीधे फटाफट खट खट क्वेश्चन देखे और उनको सॉल्व किया। अब ये लंबा जरूर है लेकिन ये बड़ा आसान है, सब लोग एक बार इसको ट्राई दो। एक हैरी पॉटर वाली जो किताब है ना उसके ऊपर बना हुआ है ये। कह रहे स्टिल द वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी ऑफ द हैरी पॉटर सीरीज हैज लेड टू द अपीयरेंस ऑफ ए नंबर ऑफ लोकली प्रोड्यूस्ड unauthorized sequels and other derivative works sparking efforts to ban or contain them। कह रहे फिर भी, देखो सेंटेंस ही एक एडवर्ब से शुरू हो रहा है, फिर भी से, however से, although से, still से, जब भी सेंटेंस शुरू होते हैं but से, है ना, एडवर्ब या कंजंक्शन से, तो वो सेंटेंस कभी भी पहला सेंटेंस बन ही नहीं सकते। भाई फिर भी तो तब होगा ना जब पहले पूरी बात करूंगा, फिर बोलूंगा फिर भी, है ना, फिर भी, पहले पूरी बात फिर बोलूंगा फिर भी। तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं है, ये फिर भी वाला सेंटेंस है, पहले कहीं पे बात आपसे की गई है। बात वही है कि जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी है फिर भी हैरी पॉटर सीरीज की, वो लीड टू कर गई है अपीयरेंस की तरफ, उभरने की तरफ, बहुत सारे लोकली प्रोड्यूस्ड अनऑथराइज सीक्वल्स के, ऐसे सीक्वल्स जो लोकली कहीं किसी शहर में किसी ने लिख दिए, है ना। हैरी पॉटर की 6 किताबें हैं, 7 किताबें, किसी ने अपनी 8वीं किताब लिख दी अपने हिसाब से ही। और अदर डेरिवेटिव वर्क्स की, ऐसे वर्क्स की जो हैरी पॉटर से डिराइव्ड है, हैरी पॉटर के ऊपर बेस्ड है। और ये सब काम कैसे हुआ है, स्पार्क करते हुए, भड़काते हुए उन कोशिशों को जो है बैन करने की या फिर कंटेन करने की, इन सभी चीज़ों को। सेकंड सेंटेंस पढ़ लो।
Joanne Rowling, writing under the pen names J.K. Rowling and Robert Galbraith, is a British novelist, philanthropist, film and television producer, and screenwriter, best known for writing the Harry Potter fantasy series. कह रहे जो जेके रोलिंग है, जिनका पेन नेम है जेके रोलिंग, असली नाम है जॉन रोलिंग, है ना, जो पेन नेम से ऐसा लिखा जाता है। पेन नेम समझते हैं ना, राइटर का नाम तो कुछ और है, पर अपनी किताबों के नीचे, अपनी कहानियों के नीचे अपना कुछ और नाम रखता है, वो पेन नेम होता है उसका। कह रहे ये जो बंदी है ना, ये एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट है, ब्रिटेन की, इंग्लैंड की एक नॉवल लिखने वाली लेखिका है। एक फिलैंथ्रोपिस्ट है। फिलैंथ्रोपिस्ट आप जानते हैं, फिल मतलब प्यार, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब चैरिटी देने वाला आदमी जो बहुत ज़्यादा दान पुण्य करता है। और ये हैं फिल्म और टेलीविजन प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर, जो बेस्ट नॉन फॉर होती हैं, सबसे अच्छे तरीके से जानी जाती हैं लिखने के लिए हैरी पॉटर की फैंटेसी सीरीज को। फर्स्ट सेंटेंस बन जाएगा आपका। यहीं से तो पूरा सेंटेंस इंट्रोड्यूस हो रहा है, पूरा का पूरा आपका जो पैराग्राफ है यहीं से इंट्रोड्यूस होता हुआ लग रहा है। अब बाकी के भी पढ़ लो। कह रहे द बुक्स हैव वन मल्टीपल अवार्ड्स एंड सोल्ड मोर देन 500 मिलियन कॉपीज, बिकमिंग द बेस्ट सेलिंग बुक सीरीज इन हिस्ट्री। कह रहे जो खास बुक्स है ना इसकी, इन्होंने जीता है बहुत सारे अवार्ड्स को, और इन्होंने बेचा है 500 से भी मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ को, लगभग 50 करोड़ से भी ज़्यादा अपनी किताबों को। और कैसे बनते हुए, बिकम होते हुए सबसे अच्छी बेस्ट सेलिंग बुक सीरीज पूरी हिस्ट्री की, आज तक के इतिहास की। देखो द बुक्स लिखा है ना, तो खास बुक्स की बात हो रही है, और बुक्स को इस वाले सेंटेंस में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है हैरी पॉटर फैंटेसी सीरीज को। आ रही बात समझ में? राइट किया गया है ना, तो सीरीज को राइट करना मतलब किताब को लिखना। तो कहने का मतलब यह है बी और सी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहां पे जेके रोलिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, और यहां पे उसकी किताबों को जो इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं पहले से, उनके बारे में बताया गया वो कितनी ज़्यादा बिकती हैं। अब आगे देखो, रोलिंग हर पब्लिशर्स एंड टाइम वार्नर द ऑनर ऑफ द राइट्स टू हैरी पॉटर फिल्म्स हैव टेकन न्यूमरस लीगल एक्शंस टू प्रोटेक्ट देयर कॉपीराइट्स। कह रहे जो जेके रोलिंग है, जो लेखिका हैं, उसके जो पब्लिशर हैं, जो प्रकाशक हैं, और टाइम वार्नर ग्रुप है जो ऑनर है, मालिक है सभी राइट्स का हैरी पॉटर की फिल्मों के। कह रहे उन्होंने लिया है कई सारे लीगल एक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, महफूज करने के लिए अपने कॉपीराइट को, अपनी किताबों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। अब एक बार यहां पे रुक जाओ, चारों सेंटेंस पढ़ चुके हो, कौन सा सेंटेंस किससे मिला करके पूरा पैराग्राफ बनाओगे? बहुत आसान है ये, इसको पढ़ना ही लंबा काम था, पढ़ने के बाद तो ये 5 सेकंड का है। बड़े बड़े आपको इसमें जो है ना हिंट्स मिले हैं। चलो मैं बता दूं, अरे भाई जेके रोलिंग जहां पे इंट्रोड्यूस हुई है वो पहला है, उसकी किताबों को यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और फिर उसकी किताबों की सेल के बारे में बताया गया है, ये दूसरा है। फिर ये तीसरा बनेगा जिसमें ये लोग अपने कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कदम उठा चुके हैं, लीगल एक्शंस ले चुके हैं, ये तीसरा है। और ये स्टिल जो है ना, स्टिल ये कह रहा है फिर भी इन सभी कदमों के बावजूद आज भी हैरी पॉटर की बहुत सारी किताबें लोग खुद ही लिख रहे हैं अपने घर बैठ बैठ के, और उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्टिल जो है ना, ये अपने आप ही इसको चौथा सेंटेंस बना देगा। आंसर बनेगा बी, सी, डी एंड ए। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये छोटा सा है पढ़ने में, पर अच्छे लेवल का है, कोशिश करो एक बार इसको। चलो, कह रहा है जी, द मेडिसी बैंक वॉज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द मेडिसी फैमिली इन इटली ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। कह रहे जो बैंक है ना, ये मेडिसी बैंक, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, बैंक था, जो क्रिएट किया गया था मेडिसी फैमिली के द्वारा इटली के अंदर 15वीं सदी के दौरान। ठीक है, यहां पे इस बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया है। फर्स्ट सेंटेंस बनने में कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही। सेकंड देखो, इट वॉज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेड बैंक इन यूरोप ड्यूरिंग इट्स प्राइम। ये सबसे बड़ा बैंक था। देखो इट लगाया गया ना, तो मेडिसी बैंक के लिए ही लगाया गया है, और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। बात आ रही है ना समझ में? इट से पहले तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया किसी नाउन को, फिर इट वाले प्रोनाउन से उसको आपने डिनोट कर दिया, तो दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। कह रहे सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड बैंक है यूरोप में, और कब? अपने प्राइम के दौरान, अपने सबसे पीक के दौरान। फिर कह रहे देर आर सम एस्टिमेट्स दैट द मेडिसी फैमिली वॉज फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम द वेल्थिएस्ट फैमिली इन द यूरोप। कह रहे ऐसे भी एस्टिमेट्स हैं कि जो मेडिसी फैमिली थी वो थी
एक वक्त के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, खास पीरियड के लिए सबसे अमीर फैमिली पूरे यूरोप के अंदर। और फिर चौथा कह रहा है एस्टिमेटेड देयर वेल्थ। अब देयर किसके लिए आया है? मेडिसी फैमिली के लोगों के लिए। फैमिली कैसा है? एक कलेक्टिव नाउन है। अगर सबको अलग अलग ले लोगे तो देयर लग जाएगा, एक साथ ले लोगे तो इट्स लग जाएगा। याद है ना कलेक्टिव नाउन्स? फैमिली है, ऑडियंस है, पुलिस है। कह रहा है एस्टिमेट करना उनकी वेल्थ को इन टुडेज मनी, आज की मनी में बहुत डिफिकल्ट होगा, बड़ा मुश्किल होगा। तब जो है $1 का और आज के $1 में बड़ा फर्क है, बड़ा मुश्किल होगा आज के हिसाब से उनकी पूंजी को अंदाजा लगाना। कह रहा है एंड इम्प्रिसाइज, बड़ा इम्प्रिसाइज होगा, बड़ा ही प्रिसाइज होता है सटीक, इम्प्रिसाइज मतलब जो सटीक ना हो, जो इधर उधर का हो। कंसीडरिंग दैट दे ओन्ड आर्ट, लैंड एंड गोल्ड, इस चीज़ को कंसीडर करते हुए दैट वो ये कि वो ओन करते थे आर्ट वर्क को, पेंटिंग्स को और किस तरह की आर्ट की चीज़ों को, ज़मीन को और बहुत सारे सोने को। सिंपल था कि नहीं? अब तो सबको आ जाना चाहिए। फर्स्ट बन गया मेडिसी बैंक, इंट्रोड्यूस हुआ। सेकंड बन गया इट वॉज मोस्ट द लार्जेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड, इट आया है बैंक के लिए, बन गया ना सेकंड, इससे ये कनेक्ट हो गया। थर्ड में आपको बता दिया कि ऐसे एस्टिमेट भी हैं कि मेडिसी फैमिली जो बैंक की ऑनर थी वो सबसे अमीर परिवार था यूरोप का। और चौथे में बता दिया उनकी एस्टिमेट करना वेल्थ को बड़ा मुश्किल होगा, किनकी? इसी परिवार की। पहले परिवार को इंट्रोड्यूस किया, फिर देर लगा के बता दिया उनकी वेल्थ को इंट्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल होगा, वेल्थ को एस्टिमेट करना, क्योंकि वो बहुत चीज़ें जो है ऑन करते थे अलग अलग तरह की। तो 1 2 3 4 ऐसे आपका सेंटेंस बन जाएगा। चलिए 5 क्वेश्चन हो गए हैं, रैप अप करेंगे यहीं पे अपने सेशन को। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एज अ क्विज, आराम से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और ABCD को सही ऑर्डर में आपको बिठाना है। पहले कौन सा, बाद में कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, है ना? आंसर इसी वीडियो के, इसी लेक्चर के फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, वहाँ से जाकर के चेक कर लेना। अब ये पूरा जो लेक्चर है ये 10 सेट्स का है, 5 मैंने आपको यहाँ करवा दिए हैं। यूट्यूब पे 30-40 मिनट से लंबी क्लास नहीं रखनी चाहिए, ऐसा यूट्यूब भी हमें कहता है, और बच्चों का भी अटेंशन स्पॉन इतना नहीं होता। तो 5 तो मैं यहाँ पे 40 मिनट में करवा ही रहा हूँ, बाकी के पूरे 5 जो पूरा लेक्चर है वो ऐप पे भी डाल दूंगा रात में। SSC बैंकिंग कोर्स वाले सभी बच्चे बाकी के 5 क्वेश्चंस को जरूर से जाके चेक कर लेना, ठीक है? लंबा लेक्चर होगा, 1.25 घंटे का, आधा यहाँ डाल दिया, पूरा वहाँ डाल देंगे। चलिए बीच बीच में लेक्चर्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा, जरूर से बताया करो कमेंट्स में अगर आपको इनकी ज़रूरत होती है। ऐप पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जाके फ़ायदा ले सकते हो। राइटिंग, SSC और बैंकिंग तीनों का कंटेंट अच्छी क्वालिटी का है, रिकॉर्डेड है। लाइव क्लासेस में नहीं लेता हूँ, आपको पता है ना, लाइव क्लासेस में आपका टाइम वेस्ट होता है। मैं चाहता हूँ कि आपको कंटेंट डिलीवर किया जाए पूरी समझ के साथ में, डिज़ाइन करके। तो जिन बच्चों को मेहनत करनी है, जिनको स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से ये कंटेंट उनके लिए टॉप नॉच कंटेंट है सिलेक्शन लेने के लिए। फिर भी कोई क्वेरी हो तो ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से बात कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। अंटिल देन, साइनिंग आउट।